हेलो जी, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू बी फार्म चैनल। दिस इज आस्था नवलानी, योर फार्मा गाइड। कैसे हैं सभी बच्चे? होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली लेके आई हूँ विद द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर दैट, जो हमने देखा था कि इस तरीके से चीप वर्सेस एथिकल मेडिसिन होती हैं। आज मैं आप लोगों के संग एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, विच इज़ किस तरीके से क्लिनिकल ट्रायल्स रन होते हैं इंडिया में, और क्या क्या अप्रूवल का फ्लो रहता है, कौन कौन इन्वॉल्व रहता है, कितने फेजेस रहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, और ये कितना ह्यूज 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 डिपार्टमेंट है। फॉर व्हाट? फॉर क्लिनिकल रिसर्च। जो भी लोग एस्पायर कर रहे हैं क्लिनिकल रिसर्च के लिए, उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो विद दैट लेट्स डिग इन की व्हाट आर द रियल शॉकिंग फैक्ट्स, रियल शॉकिंग नॉलेज अबाउट क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। तो जल्दी से देख लेते हैं बच्चों की हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि व्हाट इज़ क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल में क्या क्या होता है। सो क्लिनिकल ट्रायल इंडिया के अंदर बेसिकली क्लिनिकल रिसर्च है, जहाँ पे हम नई दवाएं, नई वैक्सीन्स, मेडिकल डिवाइसेस और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज को ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट करते हैं। ह्यूमंस के ऊपर कोई भी नई दवा, प्रोसीजर, या कह सकते हैं कि कोई वैक्सीन को टेस्ट करना है तो उसको हम क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। क्यों टेस्ट करते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि वो दवा सेफ है, वो एफिशिएंट है, एफिकेसी है या नहीं, उसका क्या डोजेज होना चाहिए और उसके क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमंस के ऊपर रन करते हैं। किसको चेक करने के लिए? सेफ्टी, एफिकेसी, डोजेज और साइड इफेक्ट्स को देखने के लिए। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स क्या देखने के लिए किए जाते हैं। एज पर NDCTR 2019, NDCTR क्या है? न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल। जो नए रूल्स आए हैं 2019 में क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, उनके हिसाब से सेक्शन 3.7.1 से लेके 3.7.3 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गाइडलाइंस दी हैं कि ये सारे क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्टर होने चाहिए अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया, CTRI। ये रजिस्ट्रेशन एनरोलिंग पार्टिसिपेंट से पहले होना कंपलसरी है। क्लिनिकल ट्रायल को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। 2019 में नए रूल्स आए। NDCTR जो बेसिकली नए रूल्स थे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, उन्होंने सेक्शन 3.7.1 से 7.3 तक उसमें ये साफ लिखा कि ICMR ने, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने, क्लिनिकल ट्रायल्स को रजिस्टर कराना कंपलसरी हो गया इंडिया के अंदर अंडर CTRI विच इज क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री के अंदर। आपने किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को रजिस्टर करना है। कब तक? मैंडेटरी बिफोर एनरोलिंग पार्टिसिपेंट्स। ऐसा नहीं है कि आपने पार्टिसिपेंट्स या कह सकते हैं वॉलंटियर्स को इकट्ठा कर लिया क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए, उसके बाद रजिस्ट्री करा रहे हो आप। नहीं, उससे पहले आपको रजिस्टर कराना है जो भी क्लिनिकल ट्रायल आप परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, सारे क्लिनिकल ट्रायल्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया में। उसके बाद अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज और लॉ रेगुलेट करेंगे उसको। ड्रग कंट्रोलर उसको अप्रूवल देगा, DCGI। एंड फाइनली वो ऑर्गेनाइजेशन आंसरेबल होगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। इंडिया के अंदर बच्चों ये फ्लो है। पहले आपका क्लिनिकल ट्रायल CTR में, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड होना चाहिए। फाइनली गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर होना चाहिए, ड्रग कंट्रोलर के पास से अप्रूवल आना चाहिए, एंड फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो देखेगी। सबसे पहला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या रहता है? व्हाट आर द एसोसिएशंस या रेगुलेटरी बॉडीज या कौन कौन से हेड्स क्लिनिकल ट्रायल को देखते हैं? सबसे पहले बहुत सारी मल्टीपल अथॉरिटीज होती हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स को इंडिया के अंदर देखती हैं। 3 होती हैं, बेसिक की बात करते हैं। एक DCGI होते हैं हमारे, एक ICMR होता है और एक PVPI होता है। DCGI को कहते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। जो पूरा हेड है, ड्रग का रिलेटेड पूरी चीज़ें जो देखते हैं वो DCGI होते हैं। ये क्या करते हैं? ये टॉप अथॉरिटी है क्लिनिकल रिसर्च को या क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूव करने के लिए। जो पार्ट होते हैं CDSCO का, विच इज ड्रग कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं DCGI। ये एक इंसान है, ठीक है। ये ऑपरेट होते हैं, CDSCO DCGI ऑपरेट होते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, और CDSCO के हेड होते हैं DCGI, जो मेन हेड होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के अप्रूवल के लिए।
दूसरे आते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन ये एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाती है कि आपको ये फॉलो करना है ट्रायल कराते समय, बायोमेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस देती हैं। एंड लास्ट में आते हैं PVPI, विच इज़ फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जो एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग करते हैं, एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी हमने दवाएं अभी नई नई मार्केट में लॉन्च करी हैं, तो ये मॉनिटर करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन और ट्रैक करते हैं कि कब कौन सी दवा से क्या गलत एडवर्स रिएक्शन आया था। ये तीनों इंडिया के अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं क्लिनिकल ट्रायल्स कराने के लिए। क्या फ्लो रहता है, आपकी कोई भी ड्रग डिस्कवर हुई, आपने उसकी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग कराई, फिर DCGI से आपने अप्रूवल लिया, एथिकल कमेटी से अप्रूवल लिया, CTRI से अप्रूवल लिया, रजिस्ट्रेशन कराया, वहाँ पे CTRI में क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में आपने रजिस्ट्रेशन कराया, क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पोस्ट मार्केटिंग वाला, सेफ्टी और मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग हुई, न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA फाइल करी आपने और आपको मार्केटिंग का अप्रूवल मिला। इंडिया के अंदर इस तरीके का एक फ्लो रहता है जब भी आप कोई नई दवा बेसिकली लॉन्च करना चाहते हो मार्केट के अंदर। तो दिस इज द फ्लो फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। कितने फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के बच्चों? 3 मेजर फेजेस होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट फेज में 20 to 100 पीपल का ग्रुप लेते हैं जो हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और उसमें हम सेफ्टी और डोजेज को चेक करते हैं। दूसरे फेज में 100 से 300 पेशेंट रहते हैं, जिसमें हम एफिकेसी और साइड इफेक्ट्स को चेक करना चाहते हैं। थर्ड फेज में हम 1000 प्लस पेशेंट्स ले सकते हैं, अप टू 5000 ले सकते हैं, जो पेशेंट्स होंगे। सेकेंड और थर्ड में हम पेशेंट्स लेते हैं और उसमें हम लार्ज स्केल पे कंफर्म करते हैं कि दवा सेफ है या नहीं, और फाइनली डेटा कलेक्ट करते हैं मार्केटिंग के लिए, अप्रूवल लेने के लिए। फेज 4 तो हमारा मार्केटिंग हो चुकी होती है, हम मार्केटिंग के बाद सर्वेलेंस लगाते हैं कि पोस्ट मार्केटिंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं, और लॉन्ग टर्म सेफ्टी को टारगेट बनाते हुए चेक करते हैं चौथे फेज में। सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस रहते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, एंड फाइनली फोर्थ इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट उसमें मार्केटिंग इवेंचुअली हमारा टारगेट हो चुका होता है। इसीलिए शुरू के 3 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल डेस्टिनेशन क्या है, अट्रैक्टिव फैक्टर्स, क्यों इंडिया एक हब बन जाता है क्लिनिकल ट्रायल का? क्योंकि बहुत पॉपुलेशन है और बहुत तरीके की पॉपुलेशन है, बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है, बहुत ट्रीटमेंट नाइफ पेशेंट है, मतलब पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट अप्रोचेबल है और तकलीफ में है, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट है, इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन क्लिनिकल ट्रायल कराने के लिए एज सच बहुत पैसा खर्च करने की नीड नहीं होती है कंपनीज़ को, बहुत अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स हैं इंडिया के अंदर, सिमिलरली अच्छे अर्बन हॉस्पिटल्स भी हैं, इसीलिए इंडिया एक क्लिनिकल ट्रायल का हब बन जाता है। चैलेंजेस क्या आते हैं कि भैया भाषा की बहुत दिक्कत है, अलग अलग जगह अलग अलग भाषा है, लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स ढूंढने में दिक्कत होती है। सिमिलरली इवॉल्विंग रेगुलेशंस, बहुत धीरे धीरे करके नए नए ड्रग्स के लिए रेगुलेशंस आते जा रहे हैं, कोई भी बात छिपी हुई नहीं रहती, सब बातें सबको पता चल जाती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी की कमी है, लिमिटेड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च इतने अच्छे लेवल पे अभी इंडिया में नहीं होती है, और एथिकल कंसर्न्स हैं, जो पुराने दिक्कतें थी वो बार बार इंडिया पे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देती हैं। एथिकल इश्यूज और 2010 में क्या स्कैंडल्स हुए थे उसके बारे में बात करते हैं। अराउंड 2010 से 2013 की बात है कि मीडिया ने बताया कि जो भी वॉलंटियर्स लिए गए थे अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल कराने के लिए, उसमें कोई उनसे कंसेंट ही नहीं लाया, उनसे उनका पूछा ही नहीं कि आप करवाना चाहते भी हैं या नहीं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ रेट और इंजरीज हुई जिनका कोई कंपेंसेशन नहीं हुआ, और गरीब पेशेंट्स के लिए और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती हुई चली गई। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट केस था विच वॉज स्वास्थ्य अधिकार मंच वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2013 में एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। इसमें स्वास्थ्य अधिकार मंच विच वॉज इंदौर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी एक, उन्होंने ये बोला कि एथिकल लैप्सेस हुए और क्लिनिकल ट्रायल का अच्छे से पालन नहीं हुआ इंडिया के अंदर। उनमें उन्होंने ये भी बोला कि लोगों को पता ही नहीं था, कंसेंट ही नहीं लिया गया था उनसे कि उनको कोई भी दवा दी जा रही है, और गवर्नमेंट की सुपरविजन भी अच्छी नहीं थी, ना तो किसी के मर जाने पे, किसी की डेथ पे कोई अच्छा कंपेंसेशन भी दिया गया, उन्होंने ऐसा बोला। साथ के साथ जो पॉपुलेशन गरीब थी, जो एक दुखद कैटेगरी में दुखद पीड़ाजनक एक पॉपुलेशन थी, उनके साथ गलत भी हुआ। तो इंदौर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला। इसमें और क्या क्या आया, कोर्ट ने बोला
कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को और CDSCO को क्रिटिसाइज करा और बोला कि आपने अच्छी तरीके से काम नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, इसमें क्या हुआ, उनको डायरेक्शंस दिए गए कि जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको कोई तकलीफ हुई, जिनकी डेथ हुई, उनको कंपेंसेशन दिया जाए। आगे चल के एक एथिकल कमेटी में अच्छे से ध्यान रखने को इंस्ट्रक्शंस दिए गए और अप्रूवल प्रोसेस को थोड़ा टाइट करने के लिए, कॉम्पेंसेट करने के लिए इनिशिएशन से पहले प्रॉपर अप्रूवल प्रोसीजर्स को शुरू किया गया। ठीक है, 2013 की बात बता रहे हैं। 13-14 में इसकी वजह से क्या हुआ, एक एथिकल कमेटी का रजिस्ट्रेशन हुआ जो चेक करती थी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। साथ के साथ जिनके ऊपर भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए उनका ऑडियो और विजुअल, मतलब उनका बोलते हुए और सामने स्क्रीन पे उनका जैसे वीडियो, दोनों तरीके से कंसेंट लिया जाने लगा। क्लियर कंपेंसेशन के रूल आ गए कि किसी को अगर कोई दिक्कत आती है या कोई भी क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व होता है तो कितना पैसा मिलेगा, क्लियर होने लगा वो। और क्लिनिकल ट्रायल्स का रेगुलेशन होने लगा इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से क्लिनिकल रिसर्च, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन चालू हो गया और इंडिया बायोएथिक्स और पब्लिक हेल्थ लॉ का एक हब बन गया बच्चों। 2013 में ये सुप्रीम कोर्ट ने मेजर रिफॉर्म्स किए। 2013 में क्या क्या आने लगा नया, सबसे पहले तो CTRI रजिस्ट्रेशन हुआ, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी हो गया। क्लिनिकल ट्रायल कराने के लिए हर किसी को रजिस्टर करना है। दूसरा, एक एथिकल कमेटी आ गई जो DCGI के संग काम करेगी, देखेगी कि सारे काम सही से हो रहे हैं, अप्रूवल करने से पहले ही वो चेक करेगी। कंपेंसेशन के अच्छे रूल्स आ गए, कोई भी अगर किसी की डेथ होती है क्लिनिकल ट्रायल के दौरान या कोई इंजर हो जाता है, उनकी कंपेंसेशन का फॉर्मूला आ गया। सीरियस एडवर्स इफेक्ट की जो हमारा फार्माको विजिलेंस करते हैं उसके लिए नई गाइडलाइंस आ गई। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन को कम से कम 3 ट्रायल्स, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर लिमिटेड टू मैक्स 3 ट्रायल्स, 3 ट्रायल्स ही कराने हैं मैक्सिमम। ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना है कंसेंट लेते समय, उनकी परमिशन का ऑडियो वीडियो होना चाहिए कंपनी के पास। और स्पॉन्सर, इन्वेस्टिगेटर और एथिकल कमेटी के क्या क्या रूल्स होने चाहिए। स्पॉन्सर मतलब जो बेसिकली करा रहा है, इन्वेस्टिगेटर जो बेसिकली इन्वेस्टिगेट कर रहा है क्लिनिकल ट्रायल को, और एथिकल कमेटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये पूरी प्रॉपर डिफाइंड हो गई। ये 2013 में नए तरीके के रिफाइंड रूल आए। फिर वापस से 2019 में न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल आए। उसमें उन्होंने बता दिया कि एक ड्रग के लिए कितनी टाइमलाइन चाहिए, अप्रूवल के लिए कितना समय लगेगा, एथिकल कमेटी क्या काम करेगी। फास्ट ट्रैक अप्रूवल एपिडेमिक सिचुएशंस जैसे कोविड-19 की बात की जा रही है। 2019 की क्यों बात की जा रही है, क्योंकि अगर कोई एपिडेमिक, कोई महामारी आ गई, उस केस में किस तरीके से क्लिनिकल ट्रायल को फास्ट ट्रैक करके जल्दी करके दवा निकाली, जैसे वैक्सीन्स आई, तो उस समय फास्ट ट्रैक कैसे करोगे अप्रूवल को, ये भी उसी समय बताया गया। कैलकुलेशन का फॉर्मूला आया कि किस तरीके से क्लिनिकल ट्रायल्स कर, जो भी लोग उसको बेसिकली हाँ बोलेंगे उन लोगों के लिए क्या कंपेंसेशन होना चाहिए, और हमारे इंडिया को मोर स्ट्रक्चर और ग्लोबली कंप्लायंट कैसे बना जाए। अब क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री को फेवर करता है और पार्टिसिपेंट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, माना जाता है ऐसा। क्लिनिकल ट्रायल्स की ट्रेंड देखते हैं। 2008 में 65 क्लिनिकल ट्रायल थे, 9 में 391, देख रहे हो 8 से 9 में सीधे डबल से भी ज़्यादा हो गए, विच इज़ डबल ट्रिपल बेसिकली। 2010 में और 200 बढ़ गए, 2011 में वी हैव 262। तो अब नंबर ऑफ अप्रूवल्स देख रहे हो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, रैपिड ग्रोथ हो रही है 2010 तक। और फिर थोड़ा सा आप कह सकते हो एथिकल फॉल है कंट्रोवर्सीज की वजह से 2011 में, और रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से, मतलब रेगुलेटरी चेंजेस मतलब नए नए रूल्स जो आए सुप्रीम कोर्ट की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारे अप्रूवल कम हुए, रिजेक्ट हुए, क्योंकि दिक्कतें आई। अब कंसेंट की इशू में पता चला, 2018 में पता क्या चला कि पेशेंट को ट्रायल्स, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स ट्रायल्स को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने ये सोचा कि जो ट्रायल है वो एक अच्छा ट्रीटमेंट ही है, उनको ये समझ में ही नहीं आया कि ट्रायल का मतलब है कि कुछ चेंजेस भी हो सकता है, कुछ ऐसे 100% गारंटी तो है नहीं उस ट्रायल की। तो उन्हें ये लगा कि कोई भी ट्रायल उनको 100% कैंसर से मुक्त कर देगा, वो समझ नहीं पाए ट्रायल को, जिसकी वजह से हम ये उसको कहते हैं थेराप्यूटिक मिसकंसेप्शन। लोगों को थेराप्यूटिक मिसकंसेप्शंस होने लगे। प्रॉपर इन्फॉर्म कंसेंट में ये समझाना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट का क्या नेचर है, प्लेसिबो की क्या पॉसिबिलिटी है,
रिस्क और कंपेंसेशन क्या है, और वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, मेरी मर्जी से पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब भी कोई स्पॉन्सर है, कोई कंपनी है, वो क्लिनिकल ट्रायल रन कराना चाहती है तो वो ये सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसी भी पेशेंट को देगी ही देगी और उसे समझाएगी बिठा के कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। दैट्स वाई उस पेशेंट को थेराप्यूटिक मिसकंसेप्शन से गुजरना नहीं पड़ेगा। इंजरी और कॉम्पेंसेशन में अगर किसी की डेथ या इंजरी होती है तो गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग कंपेंसेशन कैलकुलेट होती है। ये जो कंपेंसेशन है ये स्पॉन्सर, एथिकल कमिटी और डीसीजीआई को रिपोर्ट होनी चाहिए, जबकि स्टडी बताती हैं कि बहुत ही कम केसेस में कंपेंसेशन दी जाती है। स्टडीज कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि कंपेंसेशन हर बार हर किसी इंसान को मिल रही है, बहुत कम लोगों को कंपेंसेशन मिल पाती है। सिमिलरली फॉरेन इन्फ्लुएंस क्या है क्लिनिकल ट्रायल्स का, बाहर के देशों के वजह से इंडिया के क्लिनिकल ट्रायल्स पे क्या आप कह सकते हो क्या इन्फ्लुएंस आया। 2015 के बाद इंडिया कंपाइल्ड विद ट्रिप्स, एक ऑर्गेनाइजेशन के संग फॉरेन कंपनीज आ गई इंडिया मार्केट में और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को तेजी से ग्रो करना चालू कर दिया। पहले सीआरओज नहीं थे, सीआरओज 2005 के बाद इंडिया में आए। जो आज आप देखते हो कि सीआरओज में इतनी जॉब्स हैं वो पहले नहीं थी, वो 2005 के बाद आनी चालू हुई जब हमारे इंडिया ने ट्रिप्स के संग एक कोलैबोरेशन किया, नई कंपनियां इंडिया में आई जिनकी वजह से फेज 3 ट्रायल कंडक्ट होने लगे, बट ड्रग अप्रूव इंडिया में नहीं हो रही थी। फेज 3 ट्रायल्स कंडक्टेड बट ड्रग्स नॉट अप्रूव्ड इन इंडिया। क्यों? क्योंकि 40% जो ड्रग्स थी वो टेस्टेड आर नॉट मार्केटेड हियर। जितनी 40% यहाँ टेस्ट हो रही थी वो यहाँ मार्केट हो ही नहीं रही थी। मोर ऑन ग्लोबल मार्केट देन इंडियन हेल्थ नीड्स। जो बाहर की कंपनियां थी उन्हें इंडिया से एज सच कोई मतलब था नहीं। वो बाहर की कंपनियां जो टेस्टिंग यहाँ पे कर रही थी, उनको बंदे चाहिए, वो यहाँ पे टेस्टिंग कर रही थी, बट वो बाहर जाके अपनी ड्रग को मार्केट कर रही थी। इंडियन स्टैंडर्ड्स को देख ही नहीं रही थी, वो इंडियन मार्केट की नीड्स को फुलफिल नहीं कर रही थी, बस टेस्टिंग के लिए यूज कर रही थी यहाँ पे। तो बिजनेस एस्पेक्ट क्या था क्लिनिकल ट्रायल का? उनका ये था कि आउटसोर्स इंडस्ट्री ग्रोइंग 25% एनुअली, जो कि एक हिस्टोरिकल एस्टिमेट है। इंडिया एक लो कॉस्ट हब है, ठीक है, यहाँ पे लार्ज सीआरओ डोमिनेट कर सकते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत लोग हैं जिन्हें जॉब चाहिए और सस्ते में भी मिल जाती हैं जॉब्स, सस्ते में लोग मिल जाते हैं, पेशेंट मिल जाते हैं, बहुत पॉपुलेशन है, तो सीआरओ यहाँ पे डोमिनेट कर सकती थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग और जॉब्स के लिए इंडिया में बढ़ती हुई चली गई क्योंकि बाहर के देशों के हिसाब से यहाँ सस्ता था। दैट्स वाई कंसर्न्स क्या थे कि इंडस्ट्री ने रेगुलेशंस को, रूल्स को इन्फ्लुएंस करना चालू किया और धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आने लगा। अगर आप इंडिया को चाइना, अफ्रीकन नेशन, इमर्जिंग इकोनॉमीज के संग कंपेयर करोगे तो हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास अंग्रेजी बोलने वाली वर्कफोर्स है। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ अंग्रेजी बोल सकते हैं। सिमिलरली जीसीपी कंप्लायंट साइट्स भी हैं, क्लिनिकली अप्रूव्ड साइट्स भी हमारे पास प्रेजेंट हैं। अभी रिसेंटली यूनियन बजट के अंदर भी 1000 से ज़्यादा क्लिनिकल साइट्स को अप्रूवल भी मिल गया। तो वीकनेस हमारी कहाँ है कि हमारे पास रिसर्च की साइट्स नहीं है, रिसर्च हमारे पास कम है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज हैं। ऑफिसेज में काफ़ी सारे पेपर वर्क की वजह से बहुत सारी ड्रग्स को लेट अप्रूवल मिलता है एंड इवेंचुअली हमारी एथिकल कमिटी में भी बहुत वेरिएबिलिटी आती है। हर किसी का काम करने का तरीका इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब स्पेशल पॉपुलेशंस में आते हैं ऐसे पेशेंट्स जिन्हें न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं, शाइजोफ्रेनिया, उनको सेंसिटिव प्रोसेस, कंसेंट प्रोसेस चाहिए होता है। चिल्ड्रन होते हैं जो पीडियाट्रिक ट्रायल्स कराने होते हैं बच्चों के ऊपर, वो भी इंडिया में होते हैं और रेलिवेंट डिजीजेस की वजह से। अडोलेसेंट, पब्लिक कॉशियस अबाउट सेक्सुअल हेल्थ ट्रायल्स, जो भी सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड ट्रायल्स होते हैं उसमें बच्चों के ऊपर थोड़ा डर लगता है पेरेंट्स को। सिमिलरली करेंट सिचुएशन 2019 के बाद यह है कि 1% ग्लोबल ट्रायल इंडिया में होते हैं। रेगुलेटरी सिस्टम अच्छा है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई है, ज़्यादा तेज़ी से अप्रूवल होता है, जैसे कि कोविड वैक्सीन का हुआ और काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल भी प्रूव हुआ। इंडिया इज़ नाउ अ बैलेंसिंग एथिक्स प्लस बिजनेस एंड एन इनोवेटर, ठीक है, इनोवेटर भी बन चुकी है। एंड सिमिलरली हमें क्या ध्यान रखना है एज बी फार्म और फार्मा स्टूडेंट्स की डीसीजीआई हमारी टॉप अथॉरिटी है, सीडीएससीओ रेगुलेट करती है ड्रग्स को, आईसीएमआर एथिकल गाइडलाइन देती है, सीटीआरआई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करती है, एनडीसीटीआर नए रूल्स आए जिसने पुराने सिस्टम को क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हटाया, कंपेंसेशन फॉर्मूला कंपलसरी हो गया,
एथिकल कमिटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 2013 के बाद एक चेंज लैंडस्केप लेके आया इंडिया के अंदर, ठीक है जी। अगर हमारे इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स अच्छे से हों तो वो एक अनरेगुलेटरी और कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एथिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए अंडर NDCTR 2019 बच्चों। इसी के साथ साथ हमारे इंडिया का फ्यूचर जो रहता है, अगर हमें अच्छे क्लिनिकल ट्रायल्स रन होते रहें, हमें CRO के थ्रू पैसा मिलता रहे, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहें, तो हमें ध्यान क्या रखना है, क्लिनिकल रिसर्च में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डेटा की, एथिकल कंडक्ट होना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल्स का, पब्लिक ट्रस्ट गेन होना चाहिए एंड रिसर्च कैपेसिटी को बिल्ड करना है हमें अभी भी। स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन आवर रिसर्च कैपेबिलिटी एंड दिस वॉज इट ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स की हिस्ट्री से लेके आज तक का सिनेरियो इंडिया के अंदर। आई होप आपको एक विजिबिलिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिया में रन होते थे और क्या क्या इश्यूज आए जिनकी वजह से धीरे धीरे रेगुलेशन सख्त और सख्त होते चले गए। विद दैट फ्यूचर फार्मासिस्ट, फार्मा चैम्प्स, आई होप आप लोग क्लिनिकल रिसर्च के एरा में एक रिवोल्यूशन लेके आने वाले हो। And with that, thank you so much. This was it from my side. This is me, Astha Navlani, now signing off. Thank you, Ji.